ओह, ये चालू हो गया। अच्छा, इसमें स्लाइड उसको ही ले, वही करना पड़ेगा क्या वहीं पे ले जाके? एक ही सॉल्यूशन है वही। नहीं, स्टार्ट तो हो गया, हो गया। अच्छा, इसमें स्लाइड उसको ही ले, वही करना पड़ेगा क्या वहीं पे ले जाके? एक ही सॉल्यूशन है वही। इसमें स्लाइड उसको ही ले, वही करना पड़ेगा क्या? Hey everyone, welcome to Cartography IES. And my name is Gaurav and I will be dealing with modern Indian history. So welcome back in this course, brand new course. So let me check my voice is audible to you or not. Please comment. Yeah, please comment me. Let me know my voice is clear or not. Then we will start. Yeah, it's okay. Okay. Yeah. So let's start this series and मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। और इसकी जो अप्रोच है वो आप सभी को पता है कि इनिशियली हम बेसिक पे काम करते हैं थोड़ा सा एंड देन हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। और लास्ट पार्ट में हमने यूरोपियंस का इन्वेजन देखा था, हमने अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज देखा था। उसी को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? देयर वर 4 इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आपको याद रखनी है PDEF से। ओके, P से पोर्चुगीज, D से डच, E से इंग्लिश एंड F से फ्रेंच। ओके, तो पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ये 4 कंपनियां भारत में आई थी। 15-16 सेंचुरी का टाइम था। ओके, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु अराइव इन इंडिया एट कालीकट। ओके, एंड कालीकट में जो किंग एट दैट टाइम देयर वाज अ किंग कॉल्ड जमोरिन। ओके, एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि डच आए थे, डच के बाद हमने देखा इंग्लिश आए थे और इसके बाद हमने सबसे लास्ट में देखा था फ्रांसीसी कंपनी आई थी। ओके, सो 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपको इनकी सीरीज पूछी जाती है, इनका जो अराइवल है उसकी सीरीज, और दूसरा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनकी फैक्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो 2 तरह की चीजें हैं जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे एंड एक लिस्ट बनाते हैं। लेट मी हियर, हाँ यहाँ बनाते हैं। सो 2 तरह की लिस्ट है जो आपको बनाना है। सबसे पहले पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके, 1498 में वास्को डी गामा आता है, इट मींस 1498 में पोर्चुगीज आते हैं। फिर आप देखते हो 1596 में डच आएंगे, है ना, एंड 1600 में आप देखोगे अंग्रेज आते हैं एंड 1664 में आप देखोगे फ्रांसीसी आएंगे। ठीक है, और ये तो हुआ सीरीज इनके आने के क्रम का। लेकिन अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी। ओके, ये ट्रेड करने आए इंडिया में, तो ट्रेड करने आए हैं तो इनकी जो कंपनी है वो इनके आने के बाद रजिस्टर्ड हुई है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो जो पोर्चुगीज कंपनी है ये आप देखोगे कि 1498 में ही रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जो डच कंपनी है वो आप देखोगे 1602 में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आए तो ये 1596 में, लेकिन इनकी कंपनी जो रजिस्टर्ड हो रही है वो 1602 में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड देन जो इसकी सीरीज रहेगी वो ये रहेगी
1600 में आपको पता ही है 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ एक चार्टर साइन करती हैं और उसमें बोलती है कि 15 साल के लिए जाओ भारत में, आप ट्रेड करो, व्यापार करो। एंड देन उसके बाद 1664 में आपको पता ही है कि कौन आएगा, फ्रांसीसीज आएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट सीरीज जो आपको याद रखनी है इस सीरीज में, इनकी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पे लगाई थी। तो जो पोर्चुगीज हैं इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे लगाई थी, तो केरल में लगाई थी। और केरल में जो जगह थी वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, कोचीन। और कब लगाई थी आप ये भी याद रख सकते हो, 1503 में, ओके। एंड देन जो डच है, ओके, सो डच की जो पहली फैक्ट्री थी, आप देखोगे कि इनकी जो पहली फैक्ट्री लगती है वो लगती है 1602 में मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक जगह है साउथ इंडिया में, है ना, तो वहां पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। एंड 1605 में तो मसूलीपट्टनम 1605। उसके बाद इंग्लिश का पता ही है आपको, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां पे लगाई थी, सूरत में लगाई थी 1608। एंड उसके बाद फ्रांसीसी, एंड फ्रांसीसी ने भी अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी 1668। तो ये एक सीरीज है जो आपको याद रखनी है। अब इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और फ्रांसीसी, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ओके, इन चारों के बीच में दावेदारी थी कि भाई भारत का जो मेन किंग होगा, भारत को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, फ्रांसीसी, डच, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज। तो सबसे पहले कुछ चीजें याद करनी है। पोर्चुगीज क्या करते हैं 1612 में, 1612 में आपको पता है द बैटल ऑफ स्वाली होगा, और बैटल ऑफ स्वाली में इनको बहुत मारा जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज जब इनको बहुत मारेंगे तो उसके बाद ये क्या कर लेंगे, मैरिज अलायंस कर लेते हैं, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। पोर्चुगीज की जो क्वीन होती है उस टाइम पे कैथरीन ब्रेगेंजा, उनकी शादी हो जाती है चार्ल्स के साथ, और दहेज में इनको दे दिया जाता है मुंबई, ओके। सो ये याद रखोगे। एंड देन डच बहुत एग्रेसिव होते हैं, और स्पेशली ये मसाले जो होते हैं इंडिया में, जो स्पाइसेस हैं, उनको लेकर ट्रेड करते हैं, और जितनी भी पोर्चुगीज जगह होती है उन पे कब्जा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मलक्का और उस टाइम पे जो श्रीलंका था, इंडोनेशिया वाला जो पार्ट था, वहां पे इन्होंने पूरा एक्वायर कर लिया, सबको कब्जा कर लिया और डचों को भगा दिया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के साथ ये नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो नेवी थी वो बहुत कैपेबल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, बाद में डच क्या करते हैं, एक डचों और इंग्लिश के बीच में एक बैटल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है। एंड 1759 में होता है द बैटल ऑफ वेदरा, ठीक है। सो वेदारा के बैटल में क्या होता है, अंग्रेज फिर बहुत मारते हैं डचों को। एंड देन डच बोलते हैं कि यार ठीक है, इंडोनेशिया हमको दे दो, भारत तुम रखो, उधर तुम नहीं आने का और इधर हम नहीं आने का। तो यहां से एक अलायंस इनका साथ में पैक्ट हो जाता है। तो इस गेम से दो लोग बाहर हो गए, एक तो पुर्तगीज बाहर हो गए और एक डच बाहर हो गए। एंड देन द थर्ड वन, ये जो फ्रांसीसी है ये बाहर नहीं होंगे, और जब ये बाहर नहीं होंगे तो यहां से एक वॉर स्टार्ट होगा, द कर्नाटक वॉर। और ये जो 3 लड़ाइयां हैं कर्नाटक वॉर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ पे आएगा ड्यूप्लेक्स, और उसके आने के बाद आप देखोगे कि सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, है ना। अब हम एमसीक्यूज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कहां पे क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो हमने बताया था कि 1608 में कौन आएगा, तो कैप्टन हॉकिंस आता है इंडिया में, और उस टाइम पे जहांगीर बैठा होता है। और जहांगीर के टाइम पे जब ये आएगा, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ही वॉज वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी स्मार्ट पर्सन। ये क्या है, इसको कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, टर्की आती है, अरबी आती है, फारसी आती है, इंग्लिश तो है ही। तो ये जहांगीर के सामने आके फारसी में बातें करेगा, और जहांगीर बहुत खुश हो जाएगा कि भाई ये अब तो अपना बंदा है। तो ये पूछेगा कि सर एक फैक्ट्री लगानी है और सूरत हमें दे दो, और सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई गई वो जहांगीर के टाइम पे लगाई गई 1608 में, ओके। लेकिन वो बाद में इन्होंने उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड देन 1611 में आप देखोगे पहली जो फैक्ट्री लगी वो मसूलीपट्टनम में। एंड देन 1613 में आप देखोगे कि दोबारा से सूरत में फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है। सो जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613। अगेन सेम क्वेश्चन, सूरत इज द राइट आंसर, ओके। देन मूव ऑन फर्दर आगे। The first factory of East India Company was established at, again same question है, सूरत। आगे चलते हैं, which of the British official defeated Portuguese at Swali, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि 1612 में क्या होगा, द बैटल ऑफ स्वाली होगा, और बैटल ऑफ स्वाली में बहुत मारा जाएगा पुर्तगीज को। और इस टाइम पे थॉमस बेस्ट यहाँ पे क्या थे, गवर्नर थे इस टाइम पे, ब्रिटिश के ऑफिशियल थे, ओके।
Which one of the following European trading company was the first to establish its factory at सूरत? ठीक है, सूरत में पहली बार किसने फैक्ट्री लगाई थी? ऑब्वियस सी बात है, अभी हम पढ़ के आए किसने लगाई है, इंग्लिश ने लगाई है 1608 में। ओके, चलिए भाई ये आप पॉज करके पढ़ लेना, आगे चलते हैं। In the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up factory trading? Again same question, same answer, सूरत। आगे बढ़ते हैं। Bombay was taken over the English East India Company from, हाँ ये एक important question है। अभी मैंने बोला था कि 1662 में आप देखोगे कैथरीन ब्रेगेंजा की शादी हो जाती है चार्ल्स के साथ। ओके, और ये ब्रिटेन के प्रिंस है और इनकी शादी, और शादी में दहेज में मिल गया इनको बॉम्बे। तो बॉम्बे किन से मिला? तो पोर्चुगीज से। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। चलो आगे चलते हैं। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो आप। अब होता क्या है इंडिया में, इस टाइम पे ग्रेट मुगल बैठे हुए हैं इंडिया में। ठीक है, जब इधर से ये इन्वेजन हुआ है तो ग्रेट मुगल्स बैठे हैं, और होता यह है कि पहले पोर्चुगीज आते हैं और फिर बाद में इंग्लिश आते हैं। तो पोर्चुगीज भी कोशिश करते हैं कि हुगली जो जगह है बंगाल में, बंगाल को आप समझो कि बंगाल उस टाइम पे कुबेर है, बंगाल लाइक कुबेर। ठीक है, बहुत सारा पैसा है यहाँ, अनाप शनाप पैसा। रीजन क्या है? पोर्ट। पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और जितना भी ईस्टर्न ये आप देखोगे आसियान कंट्रीज हैं, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, और चाइना से सिल्क रूट जाते ही है, तो पूरा जो ट्रेड है वो आप देखोगे कि बंगाल से हो रहा है। तो बंगाल इज वाज लाइक अ कुबेर। तो बंगाल में इन्होंने शुरुआत करी कि फैक्ट्री लगाने की। तो पहले पुर्तगीज ने फैक्ट्री लगाने की कोशिश करी, तो शाहजहां ने बहुत मारा पुर्तगीज को। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने कोशिश करी हुगली में लगाने की, तो औरंगजेब ने बहुत मारा। अब ये क्या है, दोनों कान दबा के बैठ गए कि अभी तो ये ग्रेट मुगल्स हैं, ये हमें कुछ नहीं करने देंगे। एंड देन द टाइम आता है 1739 का, और यहां पे होगा द बैटल ऑफ करनाल। और बैटल ऑफ करनाल में क्या होगा, आप देखोगे नादिर शाह, ठीक है, और नादिर शाह आके इतना मारेगा यहाँ मुगल्स को, जो बाद के मुगल्स हैं उनको। एंड देन इस लूट के बाद जो यूरोपियन कंपनीज हैं इनको पता चलेगा कि देयर वाज नो किंग, अब कोई किंग नहीं है, लेट्स डू इट, काम करते हैं और ये एक्वायर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइम पे कौन था, तो सर जॉन चाइल्ड थे। एंड जब जो यूरोपियन कंपनी अंग्रेज ने कोशिश करी थी औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, तो ये याद रखोगे, बैटल ऑफ करनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भी अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां सुनेंगे पूरी कहानी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज बाहर हो गए गेम से, डच बाहर हो गए। अब दो लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। ठीक है, अब ये समझो आप गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है यहाँ पे। ओके, आगे चल के ये गेम ऑफ थ्रोन में चेंज होने वाला है। अब होता क्या है, ये अपना इंडिया है, दिस इज इंडिया, और यहाँ पे क्या है आप देखोगे एक एरिया है जिसका नाम है कर्नाटक। ये वो कर्नाटक नहीं है, ये कर्नाटक है। ठीक है, और ये जो कर्नाटक है इसका फाउंडर है सादातुल्ला खान, सादातुल्ला खान। ओके, अब देखो होता क्या, ये फाउंडर कैसे बना। 1707 में जब क्या होगा, औरंगजेब की डेथ हो जाएगी। औरंगजेब की डेथ के बाद जो ग्रेट मुगल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद के जो मुगल्स होंगे उनमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वीक होंगे। और जब वो वीक होंगे तो इस टाइम पे क्या होगा, फ्यूडलिज्म बहुत इंडिया में आ जाएगा। जो छोटे छोटे, अब देखो पहले क्या था, अकबर ने क्या किया था, एक पॉलिसी चलाई थी मनसबदारी सिस्टम, आप सबको पता होगा। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अकबर ने चलाई थी एक सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। सो मनसबदारी सिस्टम बहुत ही इंटेलिजेंटली चलाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया कि मैंने एक मनसब अपॉइंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और इस मनसब को मैंने बोल दिया कि भाई ये जो एरिया है लैंड, यहाँ का जो रेवेन्यू है तू कलेक्ट कर, और इसके अलावा यहाँ से तू अपनी सैलरी भी निकाल ले, और इतने तू सैनिक भी रख। और जब भी अकबर को जरूरत पड़ेगी सैनिकों की, सोल्जर्स की, तो तब तू क्या है, अंडर द अकबर है। जब भी मेरा मन करेगा मैं सैनिक्स को, जो सोल्जर्स हैं उनको बुला लूंगा, और जब भी हमारे ऊपर अटैक होगा। तो ये क्या होते थे, फ्यूडल्स होते थे, छोटे छोटे फ्यूडल्स हैं, इनको बना दिया गया कि भाई एक यहाँ बैठ गया, ए बी सी डी, ये 4 लोग बैठ गए। ठीक है, अब ये अपना थोड़े थोड़े इनमें ऑटोनॉमी भी देती इनको, ये लोग खुश हैं ऑटोनॉमी से। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब तुम्हारा किंग है, ये जो मेन किंग है, सेंट्रल पावर, ये अगर वीक हो जाएगा, तो ये जो ऑटोनॉमी इनको दे रखी है, ये जो फ्यूडल्स हैं इनको, ये अपने आप को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक है, और ये हुआ मुगल्स के साथ। जब ग्रेट मुगल्स खत्म हुए तो बाकी के जो मुगल्स थे
उन्होंने सरवाइव नहीं कर पाया। जब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो इनके जो फ्यूडल्स हैं वो अपने आप को फ्री कर देंगे कि हम तो फ्री हैं, हम किसी मुगल वुगल के अंडर नहीं आते। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारे स्टेट बनना स्टार्ट होंगे। बंगाल में बंगाल स्टेट बनेगा, ठीक है, एंड ये कर्नाटक में सादतुल्ला खां खुद को फ्री कर देगा, इंडिपेंडेंट कर देगा। हैदराबाद में एक बंदा है जिसका नाम है, आपने नाम सुना होगा, निजाम उल मुल्क, ठीक है, जिसका नाम चिनकिलिच खान भी है, वो अपने आप को स्वतंत्र कर देगा। तो छोटे छोटे स्टेट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो कर्नाटक है, ये सादतुल्ला खान इसका फाउंडर होता है, और सादतुल्ला के खान के बाद यहाँ पे बैठता है अली दोस्त, और अली दोस्त का एक लड़का है जिसका नाम है अनवरुद्दीन। एक साइड अनवरुद्दीन बैठा है और एक साइड इसका दामाद है चंदा साहब, ये बैठा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, उत्तराधिकारी की लड़ाई, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है कि कर्नाटक का राजा मैं हूंगा, अनवरुद्दीन कहता है मैं हूंगा। तो एट दैट टाइम अनवरुद्दीन कर्नाटक का राजा है। अब इसी कर्नाटक के अंदर आप देखोगे मद्रास भी है और पौंडीचेरी है। मद्रास में 1640s में तुम्हें पता ही है कि अंग्रेजों ने अपना मद्रास में एक फोर्ट बनाया था, फोर्ट जॉर्ज, और उस पे ये बैठे हैं। पौंडीचेरी में आपको पता है कि फ्रांसीसी बैठ गए 1674 में आके। अब क्या होता है, अब समझो ये दो किराएदार हैं, ठीक है, आप समझो कि आप मालिक हो और ये दो किराएदार हैं, एक है इंग्लिश और एक है फ्रांसीसी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो फ्रांसीसी हैं इन्होंने घेरा डाल दिया किसके ऊपर, मद्रास के ऊपर, ठीक है। ये घेरा क्यों डाला गया, तो यूरोप में क्या था, यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रिया को लेके लड़ाई चल रही है यूरोप में, किस किस के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। फ्रांसीसी सोच रहे हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बिठा दें, और अंग्रेज सोच रहे हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। अब ये जो लड़ाई चल रही है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, इस लड़ाई का जो रिजल्ट है वो जहां जहां इनकी कंपनीज हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज, उन पे भी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया कि दो कजन है, आप कोई कजन हो और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, ठीक है, और आपके चाचा और ताऊ में वहां गांव में लड़ाई हो गई। तो अगर आप समझदार नहीं हो तो आप दोनों यहाँ पे बात करना बंद कर दोगे दिल्ली में आके। एग्जैक्टली तो ऐसा ही हुआ फ्रांस और इंग्लिश के साथ। तो फ्रांसीसी और इंग्लिश इन दोनों के बीच में यूरोप में लड़ाई है और उसका इंपैक्ट पड़ा इंडिया में। और ये जो फ्रांसीसी हैं इन्होंने क्या किया, मद्रास का घेरा डाल दिया, ठीक है। अब ये जो मद्रास का घेरा इन्होंने डाला, तो अब समझो ये दोनों किराएदार हैं। अब मद्रास का इन्होंने घेरा डाला तो अंग्रेज आए किसके पास, अनवरुद्दीन के पास, और वो बोलते हैं कि सर आप तो मालिक हैं। तो अनवरुद्दीन कहता मैं मालिक हूं, तो कहता हाँ आप मालिक हैं, और ये देखो फ्रांसीसी लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हमारा इन्होंने कमरा घेर लिया है, आप रूम समझो उस रूम को। तो आप गए, आपने बोला फ्रांसीसी से चलो अपना झोला झंडा हटाओ, निकलो यहां से। तो फ्रांसीसियों ने बोला कि कितना किराया दे रहे हैं अंग्रेज, तो इसने बोला कि 2000 रुपए। तो फ्रांसीसी कहते हैं कि हम आपको 5000 देंगे उसी कमरे का, अंग्रेजों को भगा दो। तो अनवरुद्दीन कहता है 5000। तो कहता चलो भाई अंग्रेज तुम भागो यहां से, और अंग्रेजों को वहां से अनवरुद्दीन भगा देता है। एंड देन जब किराया की बात आती है और अनवरुद्दीन बोलता है कि चलो भाई अब किराया दो, तुमने बोला 5000, तो यहां पे फ्रांसीसी बोलते हैं काय के 5000, हमने थोड़ी बोला। और यहां से एक लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी फ्रांसीसियों के बीच में और अनवरुद्दीन के बीच में, और इस लड़ाई को लीड किया किसने, ड्यूप्लेक्स ने, और ये कहलाएगा पहला कर्नाटक वॉर, ठीक है भाई। तो 3 लड़ाई होंगी कर्नाटक की, इधर मैं समझाता हूं, देयर इज अ 3 वॉर, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 लड़ाई होंगी। पहली जो लड़ाई है ये होगी, आप देखना 1746 से लेके 48 तक। दूसरी जो लड़ाई है ये होगी 1749 से 54 तक, और तीसरी जो लड़ाई होगी ये होगी 1756 से लेके 63 तक, ठीक है। तो 3 लड़ाइयां हुई हैं, इन्हीं को बोला जाता है कर्नाटक फ्रांस वॉर, ओके। अब ये जो 3 लड़ाई हैं, पहली लड़ाई का कॉज क्या था, ऑस्ट्रिया कॉज था, ठीक है, ऑस्ट्रिया पे दोनों ही कब्जा करने चाह रहे थे। और जब ऑस्ट्रिया कॉज था तो उसको लेके मद्रास का घेराव कर दिया फ्रांसीसियों ने, और बाद में अनवरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई, और इस बैटल को बोला गया बैटल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस। और इसमें क्या किया ड्यूप्लेक्स ने, ड्यूप्लेक्स की बहुत छोटी सी सेना, इसने अनवरुद्दीन की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया।
और जब आप क्या करते हो, इतनी छोटी आर्मी की टुकड़ी से जब आपने अनवरुद्दीन की इतनी बड़ी सेना को जब हरा दिया, तो आपके अंदर उत्साह आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, और ये उत्साह और कॉन्फिडेंट क्या करेगा, यहां से ये लीड करेगा कि अब हम षड्यंत्र करेंगे। अब ये षड्यंत्र करना स्टार्ट करेंगे किसके पीछे, यहां अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखो उस टाइम की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों वॉर में। यहां मैंने बोला था हैदराबाद है, और हैदराबाद का फाउंडर होता है निजाम उल मुल्क। ठीक है भाई, इसका नाम याद रखोगे, निजाम उल मुल्क, या इसी को चिनकिलिज खां कहता है। अब इसकी डेथ होने के बाद दो लोग, ठीक है, एक का नाम है नासिर जंग और एक का नाम है मुजफ्फर जंग। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है किसकी, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। इधर जो लड़ाई चल रही थी कर्नाटक में, वो चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में चली रही थी। ऊपर से ड्यूप्लेक्स ने अनवरुद्दीन को हरा दिया। तो सेकंड जो कर्नाटक वॉर था, इसमें क्या किया गया, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और ड्यूप्लेक्स, ये तीनों लोग मिल गए और इन तीनों ने मिलकर अनवरुद्दीन को मार दिया। और यहां से स्टार्ट होता है सेकंड कर्नाटक वॉर, और इसी वॉर को बोला जाता है द बैटल ऑफ अंबर। और बैटल ऑफ अंबर में अनवरुद्दीन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब जैसे ही अनवरुद्दीन की यहां पे डेथ होगी, अंग्रेज बहुत यहां पे घबरा जाएंगे। अंग्रेज को ये लगेगा कि यार फ्रांसीसी बंदा एक ड्यूप्लेक्स, और उसने आके इतनी एग्रेसिव पॉलिसी यहां पे चालू करी। अब इस पॉलिसी में हुआ क्या, अनवरुद्दीन मारा गया। अब चंदा साहब और ये जो मुजफ्फर जंग है, इन्होंने क्या किया, चंदा साहब ने 20 गांव दे दिए, 20 गांव ड्यूप्लेक्स को दे दिए, फ्रांसीसी गवर्नर को। और मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपए कैश दे दिए। अब ड्यूप्लेक्स बोल रहा है तुम अपना घर ही दे दोगे क्या पूरा। और यहां से पहला फॉर्मूला निकल के आता है, बिकम अ किंग मेकर। इंटरफेरेंस करो इंडियंस की पॉलिटिक्स में, किंग मेकर बनो और पैसा कमाओ। ये पहला फॉर्मूला था जो ड्यूप्लेक्स ने बनाया इंडिया को कब्जा करने के लिए। अब होता क्या है, थर्ड जो वॉर है ये स्टार्ट कैसे होगी। अब अंग्रेज जो बहुत घबराए हुए हैं, अब इनको लगेगा कि क्या करें, ड्यूप्लेक्स को नहीं रोक पाएंगे। तो एक बंदा यहां से निकल के आएगा, क्लर्क आदमी है, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। और अंग्रेजों की एक खास बात है जो मैं आपको बताऊंगा, ये क्या करते हैं, चाहे क्लर्क हो चाहे प्यून हो, कोई भी हो, ये उसकी रिकमेंडेशन जरूर मांगते हैं। कोई भी, अगर इंडिया में कोई प्यून आपको कोई एक अच्छी सलाह देगा तो आप उसको प्यून बोल के और गाली मार दोगे कि हट तू क्या सलाह देगा। अब उस टाइम पे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैठी है यहाँ पे, और यहाँ से क्लर्क एक है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव हाथ उठा के कहता है कि सर मैं एक आइडिया दूं। तो ये लोग बोलते हैं हाँ भाई दो आइडिया। बोलते हैं कि मेरे को कमान पूरी दे दो मद्रास की, और मैं आपको यहाँ पे जितवा दूंगा। तो ये लोग दे देते हैं कि ठीक है भाई क्लाइव, तेरे को लगता है तो तू ले ले कमान। और यहां से रॉबर्ट क्लाइव आएगा, और रॉबर्ट क्लाइव 3 चीजें करेगा बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज क्या करेगा रॉबर्ट क्लाइव, अनवरुद्दीन का एक लड़का है मोहम्मद अली, इसको नॉमिनेट कर देगा अगला किंग। ठीक है, और जैसे ही अगला किंग नॉमिनेट करेगा तो चंदा साहब को ये लगेगा कि इसको मारते हैं। तो यहां पे एक जगह तंजौर, तंजौर में अली को क्या करेगा, ये इधर मैं बनाता हूं। ठीक है, यहां पे तंजौर है और तंजौर में मोहम्मद अली को छुपा दिया गया। तो अब जब तुम यहां से मारने निकलोगे किसी को, ठीक है, मान लिया तुम इलाहाबाद में रह रहे हो और इलाहाबाद से मिर्जापुर तुम किसी को मारने गए। ठीक है, अब जैसे ही तुम मिर्जापुर पहुंचे किसी को मारने, और पता चला कि तुम्हारे घर पे ही अटैक हो गया, तो तुम वापस जाओगे ना बचाने अपने घर को। तो यही सिनेरियो यहां पे हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अली को यहां बैठा दिया तंजौर में, और जैसे ही चंदा साहब अली को मारने गया, वैसे ही अंग्रेजों ने अटैक कर दिया चंदा साहब के घर पे। तो जैसे ही वापस आता है चंदा साहब, और चंदा साहब की हत्या कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये पहला निशाना था, चंदा साहब खत्म खेल। ठीक है, दूसरा खेल कैसे खत्म किया, ड्यूप्लेक्स बहुत एग्रेसिव बंदा है, गवर्नर। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसी कंपनी में क्या डिफरेंस था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी है लाइक रिलायंस। ठीक है, और जो फ्रांसीसी कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, वहां के जो राजा है लुइस 14 उनके अंडर है। तो ये झोला भर के ले जाते हैं पैसा और लुइस को पकड़ा देते हैं। वो बोलता है भैया किस बात के पैसे, बोले कुछ नहीं, आपका जो गवर्नर है ड्यूप्लेक्स उसको वापस बुला लो। ये कहता है बस इतनी सी बात, और ये क्या करता है, ड्यूप्लेक्स को इंडिया से वापस बुला लेता है। यही मेन रीजन था कि ड्यूप्लेक्स जैसे इंडिया से वापस जाएगा, आप समझो फ्रांसीसियों ने जो सपना देखा था वो सपना यहीं पे खत्म हो जाएगा। और यहां से जो सुपरमैन बनेगा, यहां से बनेगा वो बनेगा रॉबर्ट क्लाइव।
और इस बात से खुश होकर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया जाएगा बंगाल का गवर्नर। और यहां से स्टार्ट होगा प्लासी का, द बैटल ऑफ प्लासी एंड द बैटल ऑफ बक्सर, इंडिया को जीतने की अगली साजिश। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कर्नाटक वॉर थे जो हमने देखे। और पहला जो वॉर था उसमें भी ऑस्ट्रिया पे कब्जा, वो कॉज था इसका। सेकंड वाले में आपने देखा अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। और थर्ड वाला जो वॉर है इसको बोलते हैं 7 ईयर वॉर। अगेन ऑस्ट्रिया में क्या, ऑस्ट्रिया को लेके यहाँ पे 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो जाता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। और इस वॉर से इंडिया में भी वॉर होता है। और ड्यूप्लेक्स यहाँ पे है नहीं, तो बाद में जो इंग्लिश सेना है वो आसानी से हरा देगी फ्रांसीसियों को। और यहाँ पे तीसरा बैटल होगा बैटल ऑफ बांडी वॉश। और बैटल ऑफ बांडी वॉश में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार होगी और यहां से फ्रांसीसियों का काम खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट जो बैटल है कर्नाटक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो कर्नाटक वॉर वाज फाउट बिटवीन, तो बहुत ही आसान है, अंग्रेजों और किन के बीच, फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन लिस्ट। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो था ये, अच्छा देखो, ये जो 3 वॉर हुई थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो लड़ाइयां हैं इनको जब बंद करवाया जाता है तो एक ट्रिटी होती है ना, ट्रिटी साइन होती है। तो पहली जो लड़ाई बंद हुई थी जिस ट्रिटी पे, उस ट्रिटी का नाम था एक्सला शापिल। ठीक है, ये फ्रेंच टर्म है एक्सला शापिल, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। एंड ये जो थर्ड कर्नाटक वॉर था, ये जिस ट्रिटी से बंद हुआ था, इस ट्रिटी का नाम था द ट्रिटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो यहां पे हुई थी थर्ड वाले कर्नाटक वॉर में ट्रिटी ऑफ पेरिस, सेकंड वाले में हुई थी ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रिटी ऑफ पेरिस एंड ट्रिटी ऑफ एक्सला शापिल, ये 3 ट्रिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो गया 4 एंड बी का हो गया फर्स्ट, एंड सेकंड कर्नाटक जो वॉर था इसमें ये हो जाएगा ये इंक्लूसिव वॉर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, हाँ सी राइट आंसर। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है, करेक्ट द वॉर, ये आप देख लेना, करेक्ट कर लेना, आई थिंक दोबारा से रिपीट हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वेरल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद द व्यू ऑफ एक्वायर टेरिटरी। ये वही सवाल है कि ऐसा कौन सा पहला बंदा था जिसने इंडिया को कैप्चर करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया, और ये किसने बनाया था, ड्यूप्लेक्स ने। और ये क्या फॉर्मूला था, बिकम अ किंग मेकर बनो, इनके बीच में इंटरफेरेंस करो और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फायदा लो। अब यही फॉर्मूला बाद में जो अप्लाई किया वो सबसे बेहतरीन तरीके से वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले थे इंडिया को जीतने के, मैं बता देता हूं यहीं पे। पहला फॉर्मूला था किंग मेकर बनना, दूसरा जो फॉर्मूला था वो था सब्सिडरी अलायंस, ओके, एंड थर्ड जो फॉर्मूला था ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले थे जिस बेसिस में पूरे इंडिया को जीत लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री। ठीक है, तो जो डच थे, सूरत, पुलिकट, कोचीन, पहली जो फैक्ट्री थी डचों की वो 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई थी। दूसरी फैक्ट्री जो इनकी थी 1610 में इनकी पुलिकट में थी। ठीक है, पुलिकट, एंड तीसरी जो फैक्ट्री थी वो 1616 में इनकी बनी थी। तो सही आंसर इसका होगा पुलिकट, नॉट सूरत। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ठीक है, कौन सा राजा था, मैंने तुम्हें बोला ही था, लुई 14। ओके, 14th लुई जो इसका था, ये सही आंसर हो जाएगा उस टाइम पे। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। अब देखो, लुई 14 के साथ इनका एक मिनिस्टर था, इस मिनिस्टर का नाम था कोलबर्ट, और इस मिनिस्टर का कहा जाता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा योगदान था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने में। तो ये आप याद रख लेना कि फाउंडर किसको बोला जाता है, तो कोलबर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डच। सो डच में चिनसुरा, ये जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी, एंड ये लगाई थी 1656 में, या 1656 में डचों की पहली फैक्ट्री लगी थी बंगाल में, चिनसुरा में। ठीक है, ये आप याद रखोगे। या आगे चलते हैं। द फ्रेंच फेल टू एस्टैब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज, फ्रेंच क्यों फेल हो गए भाई, ड्यूप्लेक्स वाज नॉट अ कैपेबल जनरल
ऑब्वियसली बहुत केपेबल जनरल था, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड द इंग्लिश हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, या दिस इज द राइट आंसर। इस अंग्रेजों के पास एक बेहतरीन सेना थी, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। एंड लेट्स मूव टू फर्दर अगेन, अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंटर्ड इनटू इंडिया इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। अच्छा, अभी आपसे ये पूछा है, क्रोनोलॉजी पूछी है कि पहले कौन आया था। ये तो बहुत ही आसान है क्रोनोलॉजी। पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, देन फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश, देन फ्रेंच आए थे। तो 4213, 4213 कहाँ है? तो बी में, राइट आंसर इज बी। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया इज अ फॉलोअर पुर्तगीज, डच, इंग्लिश। ठीक है, ये पूछा गया कि कौन कौन सी उनकी कंपनी उन्होंने कब लगाई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ये है, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो इन द लिस्ट। ठीक है, ये हमें देखना है कौन से पौंडीचेरी में कौन थे। तो पौंडीचेरी में फ्रेंच, मैंने बताया था पौंडीचेरी में 1674 में पौंडीचेरी में इन्होंने अपना वो बनाया था। गोवा में कौन थे? गोवा में पोर्चुगीज थे। एंड सदर था ये ना ही सरदार। ठीक है, सो ट्रावनकोर में कौन था? तो ट्रावनकोर में डेनिस थे। ठीक है, सी का 4। एंड डच इन्होंने सदर इसको बोलते हैं, यहाँ पे था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2341 ए। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट सोरा एंड ओपियम। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो बिहार में ये जो इंग्लिश थे, इंग्लिश के अलावा जो पोर्तुगीज थे और डच थे, इनको सबसे बढ़िया जो ओपियम मिलता था, ओपियम जो पैदा करवाया जाता था, वो बिहार में करवाया जाता था। ठीक है, तो बिहार इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन इज इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। अगेन आंसर वही है, बिहार। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट टू कम प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे लास्ट में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ओके, ये आप देख सकते हो, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी। इनके बीच में डेनिस भी आए थे। ठीक है, डेंस नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कंसीडर द फॉलोइंग असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। ठीक है, यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। Which of the above was introduced into India by British? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो बहुत ही गलत सवाल है। अभी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, देखो लैंड रेवेन्यू की जो बात है, ये शेरशाह सूरी से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पहली बार, आपको पता होगा, पट्टा एंड कबूलियत, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो शेरशाह सूरी का जो टर्म है उसको बोला जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसका रीजन ही यही था। शेरशाह सूरी जब आया तो शेरशाह सूरी ने क्या बोला कि हम टैक्सेशन करेंगे। अब टैक्सेशन तुम किस बेसिस पे कर दोगे? तुम्हें लैंड तो पता ही नहीं है ना किसके पास कितनी लैंड है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, दो चीजें निकाली, एक पट्टा और एक कबूलियत। तो पट्टा इसने दे दिया किसको? किसानों को। बोला कि ये तुम अपने पास रखो और ये तुम्हारा इतना लैंड है। और कबूलियत स्टेट के पास रहा। तो स्टेट देखता था कि किस व्यक्ति पे कितना लैंड है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता था। उससे पहले तो ऐसे ही अंधाधुंध टैक्स चल रहा था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया। एंड देन मुगल्स के टाइम पे ये बहुत पीक पे पहुंच गया, खासकर अकबर के टाइम पे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। अंग्रेजों ने तो, ये तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं। यूज ऑफ कैनन, कैनन का यूज सबसे पहले मुगल्स ने किया था। और बाबर का नाम सुना होगा। बाबर जब आता है अफगान से, एंड यहाँ पे जो पानीपत का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, तो उसमें सबसे पहले कैनन यूज करता है। और इंडियंस ने जो आर्मी थी, उन्होंने पहली बार कैनन देखा तो पागल हो गए बुरी तरह कि अरे ये क्या है। तो कैनन जो यूज किया था वो तो मुगल्स में बाबर के टाइम पे यूज किया। एंड कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, टोबैको की जो कल्टीवेशन है, जो पोर्तुगीज की देन है। ठीक है, पोर्चुगीज आए, इन्होंने टोबैको लगाना स्टार्ट किया, रेड चिलीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिशर्स ने कुछ भी इसमें से एक भी चीज इंट्रोड्यूस नहीं की थी। ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर। ओके, यहाँ पे हमने देखा है जो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज है उनका यहाँ पे खत्म होता है। और आपको पता ही है कि यहाँ से एक फॉर्मूला पता चलेगा रॉबर्ट क्लाइव को, और धीरे धीरे अब अनेक्स किया जाएगा पूरे इंडिया को। ठीक है, अब इसमें जितने भी स्टेट हमारे आजाद हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट हुए, बंगाल हुआ, मैसूर हुआ, ठीक है, मराठा हुए, अब इन सबसे एक लड़ाई होगी अंग्रेजों की, क्योंकि आफ्टर ऑल आखिरी में इंग्लिश बचे हैं जो इंडिया में। अब एक एक करके आप देखोगे, बंगाल को, फिर मैसूर को, फिर मराठास को,
इन सब को हरा दिया जाएगा और पूरे पैन इंडिया पे अंग्रेज क्या करेंगे, शासन करेंगे। और वहीं से स्टार्ट होता है नेशनलिज्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। बने रहिए कार्टोग्राफिया के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।